हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर मेजर पेपर 8 इकोनॉमिक्स। मेजर पेपर 8 इकोनॉमिक्स में जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आज के इस क्लास में हम पूरा कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरा हम देखने वाले, पूरा हम कंप्लीट करने वाले हैं मेजर पेपर 8 का। क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। तो ये वीडियो को आप सभी को अंत तक देखना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेजर पेपर 8 का एक ही वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा गया है कि एकाधिरात्मक प्रतियोगिता में ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, फर्म उद्योग पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन बी दिया गया है, उद्योग द्वारा निश्चित कीमत प्रत्येक फर्म को दी हुई होती है। ऑप्शन सी दिया गया है, फर्म तथा उद्योग भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन डी दिया गया है, बाजार में अनेक फर्म हो सकते हैं जो विभेदकारी वस्तु उत्पन्न करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे हिंदी में दिया गया है, इसी को इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है। There can be many firms in the market that produce differentiated product। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है एकाधिरात्मक प्रतियोगिता में बाजार में निम्न स्थितियों कै पाई जाती है। जिसमें ऑप्शन आपको दिया गया है, यदि एक रूप वस्तु उत्पादित न की जाती हो। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, बाजार की संपूर्ण जानकारी। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, यदि एक रूप में वस्तु उत्पादित न की जाती हो। चौथा ऑप्शन दिया गया है फर्मी का स्वतंत्र प्रवेश एवं विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का, ये हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, व्यवहारिक जगत में न तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है और न ही एकाधिक की, बल्कि इन दोनों के मध्य की स्थिति पाई जाती है, जहां बाजार में बहुत फर्मों में उत्पादन में विभेदीकरण हो। ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पे, एक मिनट। ऑप्शन दिया गया है, द्वैधाधिकार प्रतियोगिता की बाजार दशा होती है। एकाधिकृत प्रतियोगिता की बाजार दशा होती है। अल्याधिकार प्रतियोगिता की बाजार दशा होती है। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, यदि क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या अधिक नहीं है, वस्तु एक रूप की नहीं है और क्रेताओं व विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो ऑप्शन आपको दिया गया है, एक मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी। नंबर 5 पूछा गया है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में सीमांत आगाम रेखा औसत आगाम रेखा के नीचे स्थित रहती है, अर्थात सीमांत आगाम औसत से कम रहती है। इसका कारण यह है कि अतिरिक्त इकाइयों को बेचने के लिए, अब आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्म को कीमत घटानी पड़ती है। द फर्म हैज़ टू रिड्यूस द प्राइस। यहाँ से यहाँ जो दिया गया है ये इंग्लिश में लिखा गया है, और यहाँ से यहाँ ये क्वेश्चन हिंदी में है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, एकाधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए अपनी वस्तु की मांग अर्थात औसत आगम रेखा नीचे को गिरती हुई होती है। दूसरे शब्द में प्रत्येक व्यक्तिगत विक्रेता के लिए मांग बहुत अधिक लोचदार होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, एकाधिकृत प्रतियोगिता को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। जॉन रॉबिन्स ने उसे अपूर्ण प्रतियोगिता का नाम दिया है, किंतु अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो एडवर्ड एवं चैम्बरलिन ने इसे, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसे एकाधिकृत प्रतियोगिता के नाम से पुकारा है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहा गया है इसको। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ये है सही।
ऑप्शन बी। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, ये सही हो जाएगा आंसर। तो चैप्टर फर्स्ट में जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। तो चैप्टर 2 से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, विकुंचित मार्ग वक्र परिकल्पना के अनुसार अल्पाधिकारी प्रतियोगिता फॉर्मों में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, कीमत दृढ़ता की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की, तो वो किया गया था ऑप्शन डी, हॉल एंड हिच के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, 1 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, विकुंचित मार्ग वक्र में मोड़ के ऊपर का भाग होता है, तो मोड़ के ऊपर का भाग होता है अधिक लोचदार। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, विकुंचित मार्ग वक्र के दोनों भागों की लोच में जितना अधिक अंतर होगा उतना ही सीमांत आगाम वक्र के टूटे भाग की लंबाई क्या होगी, तो लंबाई हो जाएगी आपकी अधिक होगी, लंबाई अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है आपसे, विकुंचित मार्ग वक्र में सीमांत आगम वक्र के टूटे भाग की लंबाई जितनी अधिक होगी तो सही आंसर हो जाएगा आपका, कीमत अपवर्तित होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, कूनो का मॉडल किस मान्यता प्राप्त पर आधारित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 मिनट, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत के क्या होते हैं, तो स्थिर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, किसी अर्थशास्त्री का द्विधाधिकार मॉडल प्रतिद्वंदी विक्रेता की पूर्ति को स्थिर मान लेता है, तो सही आंसर होगा कुर्ना। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, अल्पाधिकार में कौन सा घटक सम्मिलित नहीं होता है, तो ये है ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, प्रधान फर्म मॉडल में प्रधान फर्म कीमत निर्धारित करके बाजार की छोटी फर्मों की आपूर्ति करने का पहला आमंत्रण देती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 में आपसे क्या ऑब्जेक्टिव पूछा गया है? चैप्टर 3 में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, सबसे पहले वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसी भी साधन के पारिश्रमिक को उसके कुल उत्पादक में किए अंशदान से जोड़ देता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की निम्न में से कौन सी मान्यता सही है जिस पर कि यह सिद्धांत आधारित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, यदि साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है तो एक फर्म की सामान्य की स्थिति में क्या होगा, तो वो ये होगा ऑप्शन। नंबर 5 पूछा गया है, श्रम की पूर्ति वन के पीछे की ओर मुड़ने का यह अभिप्राय है कि ऊंची मजदूरी दर पर श्रमिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रमिक कम समय कम काम के लिए तैयार करते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में होता है तो क्या होता है, तो वो ये होता है ऑप्शन ए। अभी क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया कि अपूर्ण प्रतियोगिता में साम्य की दशा में होती है, तो क्या होती है, तो ये होती है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया आवास लगान बराबर है, तो किसके बराबर है, तो वो है आपका TR के बराबर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया साधनी की स्थानांतरित आय के ऊपर जो भी अतिरिक्त प्राप्त होता है उसे आर्थिक लगान कहते हैं। चैप्टर 4 से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ पूछा गया है, जिसमें सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि साधन की स्थानांतरित आय के ऊपर जो भी अतिरिक्त प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है भूमि ही उत्पादन का एकमात्र साधन है जिसकी पूर्ति
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में सीमांत भूमि से तात्पर्य उस भूमि से है जिस पर क्या होता है, कोई लगान उत्पन्न नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, लगान उस समय उत्पन्न होता है जबकि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, आर्थिक लगान तथा कुल लगान के अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल पूछा गया है, कुल लगान में कौन कौन से तत्व सम्मिलित किए जाते हैं, तो ऑप्शन डी। उपयुक्त सवाल पूछा गया, आभास लगान बराबर है, तो ऑप्शन सी। अगला सवाल पूछा गया, आभास लगान उस समय स्थिर लागत के बराबर होता है जबकि वस्तु की कीमत एसी के बराबर होती है। अगला सवाल पूछा गया है, भूमि दीर्घकाल में भी आभास लगान उत्पन्न कर सकती है क्योंकि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमि प्रकृति की। सवाल पूछा गया है कि आभास लगान कब उत्पन्न होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल पूछा गया है कि आभास लगान से तात्पर्य है, तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई। अगला चैप्टर 5 से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चैप्टर 5 में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, योगीकरण समस्या पर सबसे पहले ध्यान आकर्षित किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉलरस ने। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, यूलर प्रमेय संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, योगीकरण प्रमेय की मान्यता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 3 ही ऑब्जेक्टिव था, हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 6 की तरफ। चैप्टर 6 से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, कीनस के व्याज सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कोनस नहीं होगा, यहाँ पे कीनस होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि कुल ब्याज में कौन सा तत्व सम्मिलित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, कार्य संपादन उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग मुख्य रूप से निर्भर करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आय के वर्तमान स्तर पे। अगला सवाल को पूछा गया है आपसे, उधार देय कोष सिद्धांत का प्रतिपादक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5, घटनाओं का पूर्वानुमान करके लाभ कमाने की प्रवृत्ति को कहते हैं, इसको हम कहते हैं सट्टा उद्देश्य। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा वास्तविक मुद्रा की पूर्ति को कीनस के अनुसार कहते हैं, तो कीनस के अनुसार कहते हैं मुद्रा की पूर्ति, मनी सप्लाई, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। तो चैप्टर 6 में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो पूरा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, लाभ होता है, तो लाभ क्या होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिश्चित अवशेष। सवाल पूछा गया है सकल लाभ है, तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है कुल आगम माइनस कुल अस्पष्ट लागत। यहाँ पे माइनस प्लस छूट गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश में लगा हुआ है, हिंदी में छूट गया है, तो आप ध्यान दे देंगे। यहाँ पे बीच में माइनस लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस लगेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल पूछा गया लाभ के अनिश्चितता वहन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो सही आंसर हो जाएगा क्लर्क ने। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, इनमें से सही है, तो ऑप्शन देख करके आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से सही है ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, लाभ के 9 प्रवर्तक सिद्धांत का प्रोफेसर सुपेटर ने प्रतिपाद किया था, तो किन्होंने प्रतिपाद किया था, तो प्रोफेसर सुपेटर ने, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, कलर के अनुसार लाभ उत्पन्न होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज के परिवर्तनों के कारण। तो चैप्टर 7 में जितना भी था हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 से सबसे पहला सवाल पूछा गया है, कीमत प्रणाली से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित कीमतों से अर्थव्यवस्था संचालित होती है। यहाँ पे कॉमत नहीं होगा, यहाँ पे कीमत होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, कीमत प्रणाली का मुख्य कार्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू हेल्प पीपल इन मेकिंग चॉइसेस एंड डिसीजन, लोगों के चयन करने एवं निर्णय लेने में
मदद करना। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया आर्थिक कुशलता से तात्पर्य है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला सवाल पूछा गया है अवस्टनात्मक कुशलता कहते हैं, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत साधन का कुशलतम आवंटन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है सार्वजनिक वस्तुओं से सबको प्राप्त होता है सामान्य लाभ, ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन ए। अभी क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया बाजार संसाधनों को जब कुशलता से आवंटन नहीं करता है तो उसे कहते हैं बाजार असफलता। अगला सवाल पूछा गया है कि बाह्यता शब्द के अंतर्गत सम्मिलित होता है, सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दो। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 से सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है जंगल की बनावट उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। सवाल पूछा गया एक उद्योग का साम्य उदाहरण है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि सवैतिक साम्य में समयावधि, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थिर। नंबर 4 पूछा गया है समय में समय तत्व की व्याख्या प्रस्तुत की, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मार्शल ने की। बढ़ते चैप्टर नंबर 10 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 10 में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कल्याणवादी अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो आर्थिक नीतियों पर वांछनीयता के सिद्धांत को लागू करती है। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्र की है, तो ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था प्रोफेसर रेडर के द्वारा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि सामान्य कल्याण का वह भाग है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुद्रा रूपी मापदंड से संबंधित किया जाता है, उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं आर्थिक कल्याण। नंबर 3 पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो ये आपका गलत है ऑप्शन बी। हम बढ़ते हैं चैप्टर 11 की तरफ। तो चैप्टर 11 में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समाज की वृद्धि अथवा कमी के मापन हेतु सर्वप्रथम एक निश्चित कसौटी का प्रतिपादन किया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है पेरेटो का कल्याणवादी अर्थशास्त्र आधारित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑर्डिनल अप्रोच पे इसका कल्याणवादी अर्थशास्त्र आधारित। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है पेरिटियन अनुकूलतमा की स्थिति प्राप्त करने की शर्तों को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव, ये भी बोला जाता है और ये भी बोला जाता है। नंबर 4 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेरेटो के सिद्धांत की मान्यता से संबंधित नहीं है, तो ये है वेलफेयर इकोनॉमिक इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू जजमेंट, कल्याणवादी अर्थशास्त्र नैतिक नियमों के स्वतंत्र। नंबर 5 पूछा गया है कि आर्थिक कल्याण की दृष्टि से कोई भी परिवर्तन सुधार तभी कहा जाएगा जबकि वह किसी को हानि पहुंचाने बिना कम से कम एक व्यक्ति की दशा में सुधार करता है, तो यह कहलाता है पेरेटो की अनुकूलतमता। नंबर 6 पूछा गया है कि किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य रूपांतरण की सीमांत दर किन्हीं भी उन दो फर्मों के लिए समान होनी चाहिए जो कि उन दोनों वस्तुओं का उत्पादन करती है। पेरेटो की अनुकूलतमता की यह दशा कहलाती है, तो यह दशा कहलाती है कंडीशन ऑफ ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ स्पेशलिटी, विशिष्टता की अनुकूलतमा मात्रा की। नंबर 7 पूछा गया है निम्न में से पेरेटो की अनुकूलतम की दशा नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो टोटल 11 चैप्टर था आपका मेजर पेपर 8 में, तो सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेजर पेपर 8 का हो चुका है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हो चुका है। क्वेश्चन काफ़ी लंबा आपसे पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा और याद रखना होगा सभी ऑप्शन को। तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो आप सभी के लिए। तो बीच में जो भी नॉइज़ आया होगा उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको क्वेश्चन पे आंसर पे ध्यान देना है बस। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे मेजर पेपर 9 से। तो आई होप कि ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।